हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करने वाले किसके बारे में? इस लेक्चर में हम बात करने वाले अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर, या उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट कंडक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है कंडक्शन हीट ट्रांसफर, जितना भी आपने पढ़ा है, वहां पे हम क्या एज्यूम करके चलते थे? वहां पे हम एज्यूम करके चलते थे कि स्टडी स्टेट कंडीशन क्या है? स्टडी स्टेट कंडीशन जो वो मेंटेन है। करेक्ट। स्टडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर के वेरिएशन के बारे में बात करें या फिर हम कंडक्शन हीट ट्रांसफर के बारे में बात करें, वो टाइम का फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है? वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है स्पेस का। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। जो अभी तक आपने कंडक्शन हीट ट्रांसफर पढ़ा है, वहां पे हम स्टडी स्टेट कंडीशन एज्यूम करके चलते थे। आप देखना जितने भी नंबर ऑफ एजम्पशंस हमने लिखे हैं, वहां पे हम मेंशन करते थे कि स्टडी स्टेट कंडीशन क्या है? स्टडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है। और स्टडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है, इसका मतलब है कि जो भी टेम्परेचर के वेरिएशन के बारे में आप बात करते हो, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे थे? स्पेस के रिस्पेक्ट में। आप टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे थे। गेटिंग माय पॉइंट? या जो भी कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वो स्पेस के साथ चेंज हो रहा है, वो स्पेस का फंक्शन है, वो टाइम का फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। अब यहां पे हमको क्या बात करनी है? यहां पे हमको बात करनी अनस्टडी। और अनस्टडी का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आपको पहले भी समझाया है। स्टडी और नॉन अनस्टडी, स्टडी और अनस्टडी में क्या डिफरेंस है? स्टडी मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर कोई पैरामीटर आप लेते हो तो दैट पैरामीटर इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर कोई पैरामीटर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई पैरामीटर चेंज हो रहा है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? अनस्टडी, या उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट। क्लियर है? यहां पे अगर हम बात करते हैं किसकी? यहां पे अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर के वेरिएशन को लेके, राइट? यहां पे अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर के वेरिएशन को लेके, तो जो टेम्परेचर है वो स्पेस का फंक्शन तो होगा ही होगा, साथ में और किसका फंक्शन होगा? साथ में होगा टाइम का फंक्शन, राइट? स्पेस का फंक्शन तो होगा, साथ में और किसका फंक्शन होगा? साथ में होगा आपके पास टाइम का फंक्शन। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं किसकी? जब भी हम बात करते हैं अनस्टडी, ठीक है, अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर, यहां पे हमें दो टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है। एक जो प्रॉब्लम है जिसमें आपके पास टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद क्या होने वाला है? सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होने वाला है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक। करेक्ट। और जो सेकंड होता है वो हमारे पास क्या है? सेकंड जो है वो हमारे पास है नॉन पीरियोडिक। क्लियर? एक है आपके पास क्या? पीरियोडिक, और आपके पास दूसरा क्या है? दूसरा है आपके पास नॉन पीरियोडिक, राइट? देखो, पीरियोडिक का मतलब क्या है? पीरियोडिक का मतलब ये है कि जो भी टेम्परेचर वेरिएशन है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो टेम्परेचर वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो एक सर्टेन टाइम इंटरवल, ठीक है, या सर्टेन साइकिल के बाद क्या होने वाला है? रिपीट होने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? सर्टेन टाइम इंटरवल या सर्टेन साइकिल के बाद क्या होने वाला है? रिपीट होने वाला है, राइट? तब हम उस टाइप के प्रॉब्लम को किस में रखते हैं? पीरियोडिक में। करेक्ट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, आईसी इंजन सिलेंडर, राइट? आईसी इंजन सिलेंडर सबको पता होगा। आईसी इंजन सिलेंडर में जब हमारे पास क्या होता है? कंप्लीट प्रोसेस होता है, तो वो कंप्लीट प्रोसेस मिलके एक साइकिल बनता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें आईसी इंजन जो प्रोसेस है, ठीक है, आईसी इंजन सिलेंडर के अंदर जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस क्या क्या है? अब सबसे पहले आपके पास क्या होता है? सबसे पहले आपके पास सक्शन, देन कंप्रेशन, देन कंबशन, देन एक्सपांशन, देन हीट रिजेक्शन एंड देन एग्जॉस्ट। ठीक है। तो ये जो आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेस है, ये नंबर ऑफ प्रोसेस मिलकर क्या बनता है? एक साइकिल बनता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करते हैं सिलेंडर के टेम्परेचर के वेरिएशन के बारे में, ठीक है, तो जो सिलेंडर का जो टेम्परेचर वेरी करेगा, ठीक है, इन प्रोसेसेस में, ठीक, वैसा ही आपके पास क्या होगा? जब हम नेक्स्ट साइकिल की बात करें तो नेक्स्ट साइकिल में भी वैसा ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल में भी तो यही प्रोसेसेस रहने वाले हैं, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है कि आपके पास जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो एक सर्टेन साइकिल के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर हम उस सिलेंडर में टेम्परेचर के वेरिएशन की बात करें, ठीक है, तो जो सिलेंडर में जो टेम्परेचर वेरी कर रहा है वो एक सर्टेन साइकिल के बाद क्या होने वाला है? रिपीट होने वाला है, या एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद क्या होने वाला है? रिपीट होने वाला है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तब हम इस टाइप के प्रॉब्लम को किस में रखते हैं? इस टाइप के प्रॉब्लम को हम रखते हैं पीरियोडिक, राइट? अगर नॉन पीरियोडिक की बात करें तो नॉन पीरियोडिक जस्ट अपोजिट है, ठीक है। नॉन पीरियोडिक में क्या होने वाला है? नॉन पीरियोडिक में आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद आपके पास जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो रिपीट होने वाला है, ठीक है। अगर आपके पास एक सर्टेन साइकिल में टेम्परेचर का वेरिएशन कुछ और है,
ठीक है, उसके दूसरे साइकिल में टेम्परेचर का वेरिएशन कुछ और होगा, मतलब यहां पे रिपीट नहीं होने वाला है। करेक्ट है पॉइंट। तब उस टाइप के प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक। करेक्ट। नॉन पीरियोडिक के एग्जांपल जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक हॉट बॉडी ले लो, राइट, उस हॉट बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर मान लो 300 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि 300 डिग्री सेल्सियस है, उसको आप नॉर्मल एम्बिएंट में फेंक दो। अब नॉर्मल एम्बिएंट में आप फेंकोगे तो भाई अब क्या होगा, जो हॉट ऑब्जेक्ट है, जो हॉट बॉडी था, उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके कम होगा और थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, किसके साथ, एम्बिएंट के साथ। क्लियर है। सो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अगर आप देखोगे तो जो आपके पास टेम्परेचर है हॉट बॉडी का, उस हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, अब देखो, अब आपके पास यहां पे कोई एक प्री डिफाइंड पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहां पे आपके पास एक साइकिल में आपके पास जो पैटर्न है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो नेक्स्ट साइकिल है उसमें भी आपके पास सेम पैटर्न मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। तब इस टाइप के प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक। करेक्ट। अब देखो, अब आपके पास अगर हम पीरियोडिक की बात करते हैं, ठीक है, पीरियोडिक अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, ठीक है, जो कि आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं होता। जब हम बीटेक लेवल पे देखते हैं या बीटेक लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट हम करते हैं, तो वहां पे हम पीरियोडिक अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर नहीं पढ़ते, ये हम मास्टर्स लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है। जब आप मास्टर्स करने जाओगे तब इसके बारे में आप पढ़ोगे। करेक्ट है। तो यहां पे सिर्फ मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता रहा हूं कि जब भी हम पीरियोडिक अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है, ठीक है। जैसे हमारे पास साइन फॉर्म मेथड है, साइन फॉर्म मेथड, ठीक है, और उसके अलावा और देखोगे तो हमारे पास क्या होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड। सो ये मेथड क्या है, ये मेथड है आपके पास पीरियोडिक अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। पीरियोडिक हमें नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, नॉन पीरियोडिक, ठीक है। सो मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं नॉन पीरियोडिक अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब जब हम बात करें नॉन पीरियोडिक अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर, सो अगेन नॉन पीरियोडिक अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगेन देयर आर डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। और वो जो डिफरेंट मेथड है वो क्या क्या है, जो सबसे पहला मेथड है वो है आपके पास लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस, लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस, राइट। जो सेकेंड मेथड है वो है हमारे पास क्या, हेजलर चार्ट मेथड, हेजलर चार्ट मेथड। और जो हमारे पास थर्ड मेथड है वो हमारे पास क्या है, एरर फंक्शन मेथड, एरर फंक्शन मेथड। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो नॉन पीरियोडिक अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपके पास तीन मेथड्स है, लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस, हेजलर चार्ट मेथड, और थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड है आपके पास एरर फंक्शन मेथड। करेक्ट है। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि कब कौन सा मेथड लगाएंगे, ठीक है, कब आपके पास कौन सा मेथड आप लगाओगे, कब आप पहला मेथड लगाओगे, कब आप सेकंड मेथड लगाओगे और कब आप थर्ड मेथड लगाओगे, ठीक है, ये हम कैसे बताएं, ठीक है। सो ये हम कैसे बताएंगे, तो इसको बताने के लिए, ठीक है, यहां पे आपके पास कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, राइट। सो सबसे पहले मैं यहां पे क्या कंसीडर करके चल रहा हूं, यहां पे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास, मान लो कि एक हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर एक हॉट बॉडी है, ठीक। ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये मेरे पास हो गया हॉट बॉडी, चलिए ये हो गया मेरे पास एक हॉट बॉडी है, और ये जो हॉट बॉडी है इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है, वो इनिशियल टेम्परेचर मैं बोल देता हूं क्या है, मान लीजिए मेरे पास Ti है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर मतलब जब टाइम की मैं बात करता हूं, टाइम टाउ इज इक्वल टू 0 पे इस हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास कितना है, वो है मेरे पास Ti। करेक्ट है। अब इस हॉट बॉडी को मैं क्या करने वाला हूं, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक कूलिंग मीडिया है, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास है कूलिंग मीडिया। अब ये जो कूलिंग मीडिया, ये क्या हो सकता है, ये आपके पास वाटर हो सकता है, ये आपके पास एयर हो सकता है, ठीक है, कूलिंग मीडिया आपके पास कुछ भी हो सकता है। सो ये जो कूलिंग मीडिया है, इस कूलिंग मीडिया का जो टेम्परेचर है, मान लीजिए आपके पास क्या है, T इन्फिनिटी,
करेक्ट। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो आप देख रहे हो हॉट बॉडी, ठीक है, जिसका कि टेम्परेचर कितना था, जिसका कि इनिशियल टेम्परेचर Ti था, इसको मैं क्या करने वाला हूं, इस कूलिंग मीडिया में, ठीक है, इंसर्ट करने वाला हूं, ठीक है, इस कूलिंग मीडिया के अंदर मैं डालने वाला हूं। सो इस कूलिंग मीडिया के अंदर अगर मैं डाल दूं, ठीक है, ये मेरे पास हो गया, यही हॉट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, और इस हॉट ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, इस कूलिंग मीडिया के अंदर क्या कर दिया, इमर्स कर दिया, राइट। और ये जो कूलिंग मीडिया है, इस कूलिंग मीडिया का जो टेम्परेचर है वो कितना है भाई, वो टेम्परेचर है मेरे पास T इन्फिनिटी, करेक्ट। सो क्या होने वाला है यहां पे देखते हैं, चलिए क्या होगा यहां पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ये जो हॉट बॉडी आप देख रहे हो, ये हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, धीरे धीरे करके कम होगा, राइट। मतलब यहां पे अगर देखोगे तो जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर क्या है, वो जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ आपके पास चेंज होने वाला है, ठीक है, स्पेस के साथ भी चेंज होगा, साथ में आपके पास किसके साथ चेंज होगा, टाइम के साथ। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे क्या होने वाला है, इसको पहले समझते हैं, ठीक है। क्या होगा, ये जो हॉट बॉडी है, इस हॉट बॉडी के पास हाई एनर्जी है, और ये जो मेरे पास कूलिंग मीडिया है, इस कूलिंग मीडिया के पास जो कूलिंग मीडिया के पास जो एनर्जी है वो कम है, ठीक है। सो आपको पता है कि भाई जो हीट एनर्जी का जो फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ होगा। मतलब सीधी सी बात है, आपके पास एनर्जी का फ्लो होने वाला है कहां से कहां, हॉट बॉडी से कूलिंग मीडिया की तरफ, यही होने वाला है, राइट। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो आप हॉट ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, ठीक है, या फिर ये जो हॉट बॉडी आप देख रहे हो, इस हॉट बॉडी के अंदर जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो क्या होने वाला है, सीखो होगा क्या यहां से। सबसे पहले ये जो हॉट ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, या ये हॉट बॉडी आप देख रहे हो, यहां की एनर्जी कहां आएगी, सरफेस में। उसके बाद क्या होगा, सरफेस से एनर्जी कहां जाएगा, कूलिंग मीडिया में, राइट। और इस वे में आपके पास क्या हो रहा है, हीट एनर्जी क्या हो रही है, हीट एनर्जी फ्लो कर रही है, यही होने वाला है, राइट। सो ये अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो हॉट बॉडी आप देख रहे हो, इस हॉट बॉडी के अंदर, ठीक है, जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो क्या होने वाला है, तो भाई हॉट बॉडी के अंदर जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा। और कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है तो डेफिनेटली यहां पे क्या करेगा, ये जो हॉट बॉडी है, ये हॉट बॉडी क्या करने वाला है, उस कंडक्शन हीट ट्रांसफर के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब यहां पे अगर हम बात करें कि कौन कौन सा रेजिस्टेंस पिक्चर में आने वाला है, तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि ये जो सॉलिड बॉडी आप देख रहे हो, ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, हॉट ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, इसके अंदर आपके पास कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, आपके पास कंडक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कंडक्शन रेजिस्टेंस इनसाइड दी बॉडी, जिसको और मैं क्या बोल सकता हूं, समझना ध्यान से, इसको और मैं क्या बोल रहा हूं, आई इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस, और इन शॉर्ट में इसको क्या बोल रहा हूं, ICR। क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है यहां पे। ये जो आपके पास हॉट ऑब्जेक्ट है, इस हॉट ऑब्जेक्ट को आपने क्या कर दिया, इस कूलिंग मीडिया में डाला, तो होगा क्या, ठीक है, ये जो आपके पास हॉट ऑब्जेक्ट है, इस हॉट ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी कहां जाने वाला है, इस कूलिंग मीडिया में, राइट। तो ये बताओ सबसे पहले, ये जो हॉट ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो विच इज इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, यहां पे जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो कौन सा होगा, कंडक्शन हीट ट्रांसफर। अब क्या करेगा, वो जो हॉट बॉडी है, वो हॉट बॉडी इस कंडक्शन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, कंडक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है, या उसी को और मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि वो बॉडी के अंदर हो रहा है, राइट, जिसको मैं इन शॉर्ट क्या बोल रहा हूं, ICR, करेक्ट है। सो यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ICR, या फिर और ऐसा लिख दे, कंडक्शन रेजिस्टेंस, क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द L डिवाइडेड बाई KE, राइट। और यहां पे L क्या है, ठीक, L क्या है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, करेक्ट। अच्छा, K किसका होगा, तो भाई हम ये जो कंडक्शन रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये कंडक्शन रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, उसको मैं बोल रहा हूं KS, ठीक है। क्यों यहां पे ऐसा डिफाइन करना पड़ रहा है, इसको भी समझना। कई बार आपको प्रॉब्लम में क्या देता है, ये जो आप कूलिंग मीडिया है ना, इस कूलिंग मीडिया की थर्मल कंडक्टिविटी भी देगा, और साथ में क्या करेगा, ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी देगा, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होने वाला है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको,
ठीक। सो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए मैं जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, Ks से, राइट। सो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाई Ks मल्टीप्लाइड बाई एरिया, लिख सकते हैं ऐसा कुछ, L डिवाइडेड बाई Ks है। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है कंडक्शन रेजिस्टेंस, या इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। चलिए, जो सेकेंड रेजिस्टेंस जो पिक्चर में आएगा वो क्या होने वाला है भाई, अब देखो, अब आपके पास हीट एनर्जी सरफेस तक आ गया, यहां तक आ गया। अब ये बाहर कैसे जाएगा, वाया कन्वेक्शन। सो डेफिनेटली कन्वेक्शन रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा, और वो जो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, या फिर इसी को और मैं क्या बोल रहा हूं, और एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है। इन शॉर्ट हम किससे शो कर रहे हैं, ECR, एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। और ये जो एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है ECR और R कन्वेक्शन, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, दैट इज नथिंग बट द 1/HA। क्लियर है। और यहां पे एक चीज और समझना, यहां पे जो रेडिएशन के कारण से, ठीक है, रेडिएशन के कारण से जो हीट एनर्जी का जो फ्लो होने वाला है उसको हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। मतलब यहां पे हम जो भी बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, कन्वेक्शन। मतलब बाहर जो हीट एनर्जी का जो फ्लो होगा, बाहर जो हीट एनर्जी का जो फ्लो होगा वो रेडिएशन के थ्रू नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होगा, कन्वेक्शन के थ्रू। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। मतलब यहां पे जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर है, वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास नेग्लिजिबल है, ठीक है। इस पॉइंट को दिमाग में रखना, ठीक। जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर है, क्योंकि आपके पास डेफिनेटली आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कुछ टेम्परेचर होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। सो यहां से कोई भी रेडिएशन हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। सो बाहर कूलिंग मीडियम में जो भी हीट एनर्जी का जो फ्लो है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। रेडिएशन यहां पे नेग्लिजिबल मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा एजम्पशन में कि जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास नेग्लिजिबल है। करेक्ट हो गई बात, ठीक है। सो मेरे पास क्या दिख रहा है, मेरे पास दिख रहा है भाई ICR विच इज नथिंग बट द इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस, और सेकंड मेरे पास क्या दिख रहा है, ECR विच इज नथिंग बट द एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/HA, राइट। H आपको सबको पता है H क्या होगा, सो H इज नथिंग बट द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है और आपके पास जो कूलिंग मीडिया है इसके बीच में कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो H मेरे पास क्या है, दैट H इज नथिंग बट द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ICR आपको दिख रहा है, ECR दिख रहा है। अब यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उन पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करता हूं, राइट। सो जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है क्या है भाई, ICR, या फिर मैं बोलूं दैट ऑर्डर ऑफ ICR इज वेरी वेरी लेसर देन एज कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ ECR। ये एक पॉसिबिलिटी है, राइट। जो इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस के कंपेयर में बहुत कम हो, ठीक। पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ऑर्डर ऑफ ICR इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ECR। सेकेंड पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है। थर्ड पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है, थर्ड पॉसिबिलिटी मेरे पास है ऑर्डर ऑफ ICR इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ ECR। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी और तीसरी पॉसिबिलिटी, राइट। सो इसी के बेसिस पे, ठीक है, इसी के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है। गेटिंग माय पॉइंट। जो हमने मेथड्स के बारे में बात किया था, ठीक है, तीन मेथड्स के बारे में हमने बात की थी, लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस, हेजलर चार्ट मेथड, और तीसरा आपके पास क्या था, एरर फंक्शन मेथड। मैंने आपसे पूछा था कब कौन सा मेथड लगाओगे, तो कब कौन सा मेथड लगाओगे ये आपको अगर बताना है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें से कौन सा केस बन रहा है, पहला केस बन रहा है, दूसरा केस बन रहा है, या फिर आपके पास तीसरा केस बन रहा है, राइट। अगर पहला केस बन रहा है, अगर आपके पास पहला केस बन रहा है, तब इस टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं किस मेथड से, लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस, राइट। सो अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे पास प्रॉब्लम जो है वो आपके पास केस नंबर 1 से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस। सेकंड, अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ऑर्डर ऑफ ICR इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ECR, मतलब क्या हो रहा है, सेकंड केस अगर बढ़ रहा है, तब इस टाइप के प्रॉब्लम को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, हेजलर
चार्ट मेथड, हेजलर चार्ट मेथड, करेक्ट। और अगर आपके पास थर्ड केस बन रहा है, अगर आपके पास थर्ड केस बन रहा है, तब इस टाइप के प्रॉब्लम को हम किससे सॉल्व करते हैं? एरर फंक्शन मेथड से। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। सो यहां पे जब भी हम बात करते हैं किसकी, नॉन पीरियोडिक, अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर, तीन टाइप के मेथड है। कब कौन सा मेथड लगाओगे तो वो कहां से पता चलेगा? ठीक है, आईसीआर और ईसीआर से। ठीक है, तो ये आपके पास तीन केसेस बनता है। अब देखिए, अब यहां पे आपको बार बार, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बार बार आप आईसीआर और ईसीआर ये चेक कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम डिफाइन करते हैं एक डायमेंशनलेस नंबर। ठीक है, यहां पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? यहां पे हम डिफाइन कर रहे हैं एक डायमेंशनलेस नंबर, राइट। और वो डायमेंशनलेस नंबर क्या है? ठीक है, जैसे यहां पे अगर देखोगे, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, ये भी मेरे पास रेजिस्टेंस है, दोनों का अगर मैं रेशियो लूंगा तो भाई मेरे को एक डायमेंशनलेस नंबर ही मिलने वाला है, राइट। सो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम डिफाइन करते हैं डायमेंशनलेस नंबर, डायमेंशनलेस नंबर। और ये जो डायमेंशनलेस नंबर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बायोट नंबर, करेक्ट है? क्या बोलते हैं? बायोट नंबर। और ये जो बायोट नंबर है, ये बायोट नंबर क्या होता है? इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ आईसीआर टू ईसीआर, करेक्ट। तो जो बायोट नंबर है, वो बायोट नंबर क्या है? बायोट नंबर रेशियो है किसका? आईसीआर टू ईसीआर का। ठीक है, आईसीआर का मतलब इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस और ईसीआर का मतलब एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब देखो, अब आप मेरे को ये चेक करने का जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, जब भी मेरे को प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है, जब भी मेरे को प्रॉब्लम मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं डायरेक्टली बायोट नंबर चेक करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैं डायरेक्टली क्या चेक करने वाला हूं? मैं डायरेक्टली बायोट नंबर चेक करने वाला हूं। अच्छा, बायोट नंबर क्या होगा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, जो बायोट नंबर होगा, वो बायोट नंबर क्या होगा, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बात कर लेते हैं। ठीक, सो बायोट नंबर दिस इज इक्वल टू आईसीआर, आईसीआर लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट द एल डिवाइडेड बाय, ये हो गया के एस ए, राइट, डिवाइडेड बाय ईसीआर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/HA, और ये हो गया ऊपर चला जाएगा, राइट। सो यहां से ए चला गया, तो यहां से क्या दिख रहा है? जो बायोट नंबर है दैट इज नथिंग बट द एच एल डिवाइडेड बाय के एस। क्लियर है पॉइंट? सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बायोट नंबर। ये जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका? बायोट नंबर का, राइट। सो अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं डायरेक्टली जब भी मेरे को प्रॉब्लम मिलेगा, तो जब भी मेरे को अगर प्रॉब्लम मिलता है तो मैं पहले बायोट नंबर कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, पहले मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूं? बायोट नंबर। और बायोट नंबर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल गया मेरे पास HL/KS, राइट। कई बार आपको डायरेक्टली बायोट नंबर पूछता है कि बायोट नंबर है क्या, सो इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर। ठीक है, जो किसका किसका रेशियो है? इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, करेक्ट। अब देखो, अब जब भी हमको प्रॉब्लम मिलेगा तो हम क्या चेक करेंगे? बायोट नंबर। ठीक है, और बायोट नंबर निकाल पाना आसान है, क्योंकि प्रॉब्लम अगर आपको दिया है अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर से रिलेटेड, मतलब आपको क्या देगा? H देगा, L देगा, L, ठीक है, L के बारे में हम बाद में बात करूंगा। ठीक है, H देगा, KS देगा। ठीक है, अच्छा, L क्या है? L मेरे पास है कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, क्लियर। अच्छा, H क्या है? सो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। KS मेरे पास क्या है? दैट इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को हमने इमर्स किया था उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है। ये आपके पास जो मीडिया था उस मीडिया की थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है। कई बार आपको प्रॉब्लम में कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, आपको प्रॉब्लम देगा, प्रॉब्लम में कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे देता है? जो मीडिया है उस मीडिया की थर्मल कंडक्टिविटी भी दे देता है प्रॉब्लम में। सो आपको समझना है कि मैं कौन सी थर्मल कंडक्टिविटी लूं बायोट नंबर कैलकुलेट करते हुए। ठीक है, तो साफ साफ लिखा है KS, S स्टैंड्स फॉर द सॉलिड ऑब्जेक्ट। क्लियर है पॉइंट? तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं? यहां से मैं बड़ी आसानी से बायोट नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट। अब देखो, अब हमारे पास तीन टाइप का प्रॉब्लम था ना। ठीक है, पहला प्रॉब्लम क्या था? ऑर्डर ऑफ ICR इज वेरी वेरी लेसर देन एज कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ ECR, पहला था। सेकेंड मेरे पास क्या था? ऑर्डर ऑफ ICR इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ECR। और मेरे पास जो थर्ड प्रॉब्लम था वो क्या था? ऑर्डर ऑफ ICR is very very greater than as compared to order of ECR। क्लियर पॉइंट? ठीक है, अब मेरे को यहां से देख के बताओ, अगर ऑफ ऑर्डर ऑफ ICR इज वेरी वेरी लेसर देन होगा ऑर्डर ऑफ ECR से, मतलब ICR ऊपर है ना, ECR नीचे है, ICR कम है, ECR ज्यादा है, राइट। सो इस केस में बायोट नंबर की वैल्यू क्या होगी? बायोट नंबर की वैल्यू कम आएगी।
और बायोट नंबर की वैल्यू कम आएगी तो किससे कम आएगी? ठीक है, बायोट नंबर की वैल्यू अगर कम आ रही है तो किससे कम आ रही है? तो हम क्या बोलते हैं, हम यहां पे बोलते हैं कि अगर बायोट नंबर की वैल्यू लेसर देन है 0.1 से, अगर बायोट नंबर की वैल्यू लेसर है 0.1 से, तब इस टाइप के प्रॉब्लम को हम किस मेथड से बनाएंगे? लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस। लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब मैं अलग ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं पहले आईसीआर चेक कर रहा हूं, ईसीआर चेक कर रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, पहले बायोट नंबर निकालूंगा, राइट? बायोट नंबर निकालूंगा, बायोट नंबर की वैल्यू मिली, अगर बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से कम है, बायोट नंबर की वैल्यू अगर 0.1 से कम है, तो भाई ये तो आपके पास साफ साफ है कि भाई डेफिनेटली आईसीआर की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू ईसीआर, राइट? सो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम किससे बनाएंगे? लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस से, करेक्ट? अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ आईसीआर और ऑर्डर ऑफ ईसीआर इक्विवेलेंट है, मतलब इस केस में जो बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से ज्यादा बट लेसर देन 100, अगर ऐसा कुछ आ रहा है, तब इस टाइप के प्रॉब्लम को हम किससे बनाने वाले हैं? हेजलर चार्ट मेथड। हेजलर चार्ट मेथड। क्लियर है? और अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास बायोट नंबर की वैल्यू ग्रेटर है, किससे? बायोट नंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर है 100 से, तब इस टाइप के प्रॉब्लम को मैं किससे बनाऊंगा? एरर फंक्शन मेथड से। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो अब यहां से ये समझ आ रहा है कि कब आप कौन सा मेथड लगाओगे, ठीक है? सो अगर बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से कम, मतलब सीधी सी बात है, आईसीआर इज लेसर देन दी ईसीआर, ठीक है? आईसीआर इज लेसर देन दी ईसीआर, करेक्ट है पॉइंट? ठीक है, तो दिमाग में रखना है आपको, ठीक है? कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछता है व्हाट इज द बायोट नंबर, बायोट नंबर किसका किसका रेशियो है, कई बार आपको इसी फॉर्म में देगा, ठीक है? सो आईसीआर का मतलब समझना है, आईसीआर इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस, ईसीआर एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई बात? और इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज अ डायमेंशनलेस नंबर एंड दैट इज नथिंग बट द बायोट नंबर, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन HL/KS। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया प्रॉब्लम को पहचानने के लिए कि कब किस टाइप के प्रॉब्लम को किस मेथड से मैं सॉल्व करूं, राइट? अब देखो, अब यहां से मैं बात कर रहा था किसके बारे में? एल के बारे में, ठीक है? एल को मैंने क्या बोला है? एल को मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, राइट? अब देखो इस एल के बारे में बात कर लो भाई, ये एल है क्या बेसिकली, समझना ध्यान से। सो बायोट नंबर जब आप निकाल रहे हो तो वहां पे आपके पास आया है एल, और एल को मैंने क्या बोला है? एल को मैंने बोला है कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, राइट? और ये जो एल है ये मेरे पास क्या है? दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, जहां से आपके पास हीट ट्रांसफर हो रहा है, राइट? सो एल मेरे पास क्या है? इट इज नथिंग बट द वॉल्यूम, ठीक है? किसका वॉल्यूम? सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, ठीक है? वी क्या है? वी मेरे पास है सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, और ए क्या है? ए इज द एरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट ट्रांसफर। तो इन दोनों का जो रेशियो है उसको मैं क्या बोलता हूं? उसको मैं बोलता हूं कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, करेक्ट है? जैसे कि अगर मैं बोलता हूं सॉलिड ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है? सॉलिड ऑब्जेक्ट मान लो मेरे पास स्फीयर है, ये मेरे पास स्फीयर हो गया, जिसका कि रेडियस क्या है? जिसका कि रेडियस r है। सो इसके लिए अगर मेरे को लिखना होगा एल क्या हो जाएगा भाई? एल, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? वॉल्यूम, सो स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई, राइट, एरिया जहां से आपके पास हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो कौन सा एरिया होगा? सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? दिस इज नथिंग बट द 4πr², राइट? तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 से 4 गया, ठीक है, ये चला गया, पाई से पाई चला गया, तो यहां से क्या आ जाएगा? r/3। क्लियर? वैसे अगर मैं बात करता हूं जैसे क्यूब हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्यूब है, और ये जो क्यूब है इस क्यूब का जो साइड है, ठीक है, साइड को मैं बोल देता हूं क्या है मेरे पास? ए। इस केस में मेरे पास एल क्या होगा? सो दिस इज इक्वल टू, राइट, व्हाट इज द वॉल्यूम? सो वॉल्यूम इज नथिंग बट द a³ डिवाइडेड बाय व्हाट इज द सरफेस एरिया? 6a², राइट? सो यहां से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास a/6, a/6। क्लियर? वैसे ही अगर मेरे पास क्या है? वैसे ही अगर मेरे पास मान लो प्लेट है, राइट, मान लो इस टाइप से प्लेट है, ये प्लेट हो गया, और इस प्लेट का ये डायमेंशन कितना है? ये डायमेंशन है L, ये डायमेंशन कितना हो गया? ये डायमेंशन हो गया, चलिए ये डायमेंशन हो गया क्या? L, ये डायमेंशन कितना है? ये डायमेंशन है B, और ये डायमेंशन कितना है? ये डायमेंशन है T, राइट? दिस इज लेंथ, विड्थ, थिकनेस, करेक्ट? सो इस केस में L कैसा होगा भाई? L दिस इज इक्वल टू, यहां से मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम L इंटू B इंटू T,
L इंटू बी इंटू टी डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया जहां से आपके पास हीट ट्रांसफर हो रहा है। सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा एल बी प्लस बी एल प्लस ये हो जाएगा मेरे पास क्या एल सॉरी एल, यहां से ये हो जाएगा एल बी प्लस ये हो जाएगा आपके पास क्या बी इंटू टी प्लस ये हो जाएगा एल इंटू टी, यही होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां से अगर मैं बोलता हूं क्या, मान लीजिए ठीक है B और L एज कंपेयर टू T बहुत ज्यादा है। ठीक, अगर आपके पास मैं बोलता हूं कि B और L जो है एज कंपेयर टू T आपके पास क्या है, बहुत ज्यादा है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, B एज कंपेयर टू LB, BT और LT नेग्लिजिबल होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, L इज इक्वल टू ये हो गया L इंटू बी इंटू ये हो जाएगा T डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट जीरो, ये क्या हो गया ऑलमोस्ट जीरो। सो यहां से क्या आ जाएगा 2 और ये हो गया LB, LB से LB चला गया तो यहां से क्या आ जाएगा T/2, राइट। सो कई बार आपके पास क्या करेगा, प्लेट का प्रॉब्लम मिलेगा। ठीक है, आपको प्लेट का प्रॉब्लम मिलेगा, बट उस प्लेट के प्रॉब्लम में आपको L मेंशन नहीं होगा, B मेंशन नहीं होगा, सिर्फ बोलेगा कि आपके पास प्लेट है और प्लेट की थिकनेस इतना है, राइट। सो वहां पे बाय डिफॉल्ट हमको क्या एज्यूम करके चलना है, बाय डिफॉल्ट हमको एज्यूम करके चलना है कि जो L और B की जो वैल्यू है वो थिकनेस से कहीं ज्यादा है, और L और B की वैल्यू अगर थिकनेस से बहुत ज्यादा है तो उस केस में मेरे पास जो L विच इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन वो मेरे पास क्या आ जाएगा T/2। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अच्छा, वैसे ही अगर मैं बात करता हूं किसकी, वैसे ही अगर मैं बात करता हूं सिलेंडर, ठीक है, फोर्थ मेरे पास क्या हो गया, फोर्थ हो गया मेरे पास सिलेंडर, राइट। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिलेंडर है, और ये जो सिलेंडर है इसका जो लेंथ है ये मेरे पास हो गया L और रेडियस क्या है, रेडियस है मेरे पास R। सो इस केस में L कितना हो जाएगा, सो L निकाला जा सकता है, राइट। सो क्या हो जाएगा भाई, यहां से अगर देखोगे तो वॉल्यूम जो होगा ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L डिवाइडेड बाई, ठीक। नाउ यहां से एरिया जहां से आपके पास हीट ट्रांसफर हो रहा है ये हो जाएगा 2πRL, करेक्ट है, ये हो गया मेरे पास क्या सरफेस एरिया। और अगर मैं बोलूं कि यहां से भी आपके पास हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये तो सरफेस एरिया जहां से आपके पास हीट ट्रांसफर हो रहा है, साथ में मैं बोल रहा हूं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो यहां से जब L आप निकालोगे तो ठीक है, यहां पे आपके पास पाई R स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा पाई RL प्लस ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर, ठीक है। सो चाहो तो आप पाई को भी बाहर निकाल लो, पाई को बाहर निकालोगे तो ये पाई और यहां से पाई कट जाएगा, सो L इज इक्वल टू आ जाएगा R स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 2RL प्लस ये हो जाएगा R स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास क्या होता है, जब आप प्रॉब्लम्स आगे देखोगे तो ये जो L है ये भी आपको प्रॉब्लम में नहीं गिवन होता। कई बार आपके पास बोल देता है कि भाई सिलेंडर है और सिलेंडर का जो रेडियस है आपके पास कितना है, रेडियस आपके पास कुछ भी आपको दे दिया, मतलब आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जो भी दे दिया आपको, ठीक है। प्रॉब्लम में आपको सिलेंडर के लेंथ के बारे में कोई बात नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करके चलते हैं, बाय डिफॉल्ट हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो R की जो वैल्यू है, जो रेडियस है वो लेंथ के कंपेयर में बहुत कम है, राइट। मैं कब की बात बता रहा हूं, इफ लेंथ इज नॉट गिवन, इफ लेंथ इज नॉट गिवन देन, इफ लेंथ इज गिवन, ठीक है, अगर मेरे पास लेंथ गिवन है तो आप L कैसे निकालोगे, बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ के, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम में लेंथ गिवन नहीं है और प्रॉब्लम में अगर लेंथ गिवन नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करके चलने वाले हैं कि R इज वेरी वेरी लेसर देन L, और उस कंडीशन में L मेरे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और कंफ्यूज नहीं होना है ना, यहां पे ये जो L है, ठीक है, थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज हो सकते हो तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं स्मॉल l, ठीक है। सो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, L ये हो जाएगा L, ये हो गया L, ये भी हो गया L और ये हो गया L, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे ना। ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है और वो लेंथ था, ठीक है, लेंथ और कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन अलग अलग चीज है, राइट। तो इसलिए मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया L, राइट। अब देखो R इज वेरी वेरी लेसर देन एज कंपेयर टू स्मॉल l। क्लियर, समझ पा रहे हो ना भाई मैंने क्या किया, ठीक है। मैंने क्या किया था, पहले गलती कहां की थी, ठीक है, लेंथ को भी मैंने कैपिटल L ले लिया था, ठीक है, तो वो गलती हो गई ना, कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। मैं तो समझ जाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। सो L कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, स्मॉल l क्या है, स्मॉल l जो है वो सिलेंडर का डायमेंशन, राइट। अब देखो, अब आपके पास क्या है, मैंने क्या बताया, अगर आपको प्रॉब्लम में सिलेंडर का लेंथ गिवन नहीं है तब कैसे करोगे,
तब आप कैसे निकालोगे कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन? तब उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो रेडियस है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू लेंथ, और रेडियस रेडियस बहुत कम है एज कंपेयर टू लेंथ, तो भाई ये तो आर स्क्वायर है क्या, ये तो आर स्क्वायर है, तो भाई अगर स्क्वायर करोगे छोटी क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे और छोटा हो जाएगा, राइट। सो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में मैं इसको नेग्लेक्ट मान सकता हूं ना, इसको नेग्लिजिबल मान सकता हूं, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है, राइट। सो यहां से क्या आ जाएगा, ये पाई से ये पाई गया, ठीक, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, एल से एल गया, और ये आर से आर गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू आर बाई 2। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। समझिए ध्यान से क्या कर रहे हैं यहां पे क्या किया मैंने, अगर आपके पास कभी सिचुएशन ऐसी बनी कि आपको सिलेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम दिया है, लेंथ के बारे में कुछ भी बात नहीं किया है, तो उस केस में कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या हो जाएगा, r बाई 2। और अगर लेंथ आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन इस वे में जाके।